नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज हम इस लेक्चर में पढ़ने जा रहे हैं इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी का इंट्रोडक्शन, इसका सिग्निफिकेंस, हमें क्यों इकोलॉजी पढ़ना आवश्यक है और इसकी कौन-कौन सी ब्रांचेस हैं और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के स्तर क्या हैं। तो इन सब की जानकारी हम आज इस प्रेजेंटेशन में हासिल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Organisms and environment. Two components of nature are complex and dynamic and interdependent. प्रकृति के दो घटक हैं, पर्यावरण और जीव या ऑर्गेनिजम्स। ये दोनों एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ये गतिशील हैं और बहुत ही जटिल हैं। तो इन सब का अध्ययन हम करते हैं इकोलॉजी के अंतर्गत। तो इकोलॉजी ये ग्रीक वर्ड से बना है, दो शब्दों से मिलकर, ओइकोस प्लस लोगोस। ओइकोस का अर्थ होता है ड्वेलिंग प्लेस, यानी कि रहने का स्थान, जीवों का मूल स्थान जहाँ पर वो रहते हैं। लोगोस कहते हैं स्टडी करने को या अध्ययन करने को। तो लिटरली हम कह सकते हैं कि सजीवों का उनके मूल निवास में अध्ययन करना, इसे ही हम इकोलॉजी कह सकते हैं। यह टर्म अर्नस्ट हैकल के द्वारा कॉइंड की गई थी। उन्होंने 1866 में इस टर्म को दिया था। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एच रीटर ने ओइकोलॉजी टर्म को निर्धारित किया था, जो बदल करके फिर इसे इकोलॉजी कर दिया गया। इस इकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है अर्थ्स हाउसहोल्ड्स इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी पृथ्वी पर रहने वाले वो सभी सजीव, जिसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी। इकोलॉजी के क्षेत्र में विभिन्न वैज्ञानिकों ने समय समय पर बहुत अधिक कार्य किया है। उसी के आधार पर अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने बहुत से कंट्रीब्यूशन दिए इकोलॉजी में, और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिजम्स के बीच के संबंधों को बहुत अच्छी तरह से समझाया था। प्रोफेसर आर मिश्रा को फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। रामदेव मिश्रा, इन्होंने जीवों और एनवायरनमेंट के बीच होने वाले इंटरेक्शंस का अध्ययन किया। इन्होंने इकोलॉजी को 3 एफ की स्टडी बताया। इंटरेक्शंस ऑफ 3 एफ्स, वो एफ हैं फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स। इन्होंने ट्रॉपिकल इकोसिस्टम की इकोलॉजी पर बहुत अधिक रिसर्च किया और इनका अत्यधिक योगदान भारतीय पारिस्थितिकी में माना जाता है, और इसीलिए इन्हें भारतीय पारिस्थितिकी के जनक या फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है। ईपी ओडम, इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। इन्होंने इकोलॉजी पर एक पुस्तक लिखी, फंडामेंटल्स ऑफ इकोलॉजी, जिसे हम आज भी पढ़ते हैं, कंसिडर करते हैं। ओडम pioneered the concept of ecosystem, the holistic understanding of the environment as a system of interlocking biotic communities. इन्होंने इकोसिस्टम इकोलॉजी के बारे में बहुत अधिक बातें हमें बताई, और इसलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी कहा जाता है। तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, फादर ऑफ इकोलॉजी। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ईपी ओडम। अर्नस्ट हैकल को श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने इकोलॉजी टर्म दी थी, और सबसे वाइडली एक्सेप्टेड जो डेफिनेशन है वो भी इनके द्वारा ही दी गई थी। तो आइए अब हम बात करते हैं कुछ परिभाषाओं की, जो कि समय समय पर इकोलॉजी के बारे में दी गई थी। तो सबसे पहले अर्नस्ट हैकल, जो वाइडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन इन्होंने दी। इन्होंने कहा द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, यानी जो सजीव हैं उनका पर्यावरण के साथ क्या अंतर संबंध है, उसकी जो स्टडी हम करते हैं वही इकोलॉजी कहलाती है। वार्मिंग ने भी इसे मिलती जुलती परिभाषा दी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरनमेंट। क्लीमेंट्स ने इकोलॉजी को स्टडी ऑफ द साइंस ऑफ कम्युनिटी बताया।
इसी तरह चार्ल्स एल्टन, इन्होंने इकोलॉजी को परिभाषित किया स्टडी ऑफ साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री के रूप में। ओडम ने स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर यानी प्रकृति की संरचना और उसके कार्य के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहा। रामदेव मिश्रा ने स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस ऑफ 3 F's को इकोलॉजी कहा। फॉर्म, फंक्शन एंड फैक्टर्स, इन सब के जो इंटरेक्शंस होते हैं उनका जब अध्ययन करते हैं तो वो इकोलॉजी या पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ इकोलॉजी, यानी हमें इकोलॉजी क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों आवश्यक है, इसकी जानकारी रखना। तो इकोलॉजी की स्टडी करने से हमें बहुत सारे बातों में मदद मिलती है। स्टडी ऑफ इकोलॉजी हेल्प्स टू अंडरस्टैंड रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट, यानी जीवों का पर्यावरण के साथ क्या संबंध है, इसको समझने में हमें मदद मिलती है। इसी तरह से जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन लोकल एनवायरमेंटल कंडीशन, जो लोकल पर्यावरण की जो स्थितियां हैं वहाँ पर कुछ जैव विविधता या जीवों का जो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है या वो बहुलता से पाए जाते हैं, तो यदि हम इकोलॉजी की जानकारी रखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि इन पर्टिकुलर जो प्लेसेस हैं वहाँ पर इनका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। सक्सेशनल डेवलपमेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, तो सक्सेशन का अर्थ होता है कि एक ऐसी नेचुरल प्रोसेस जिसके द्वारा एक एरिया बार बार डिफरेंट कम्युनिटीज़ के द्वारा लोकलाइज किया जाता है और ये एक निश्चित दिशा में होता है। तो इस तरह से हम एक ही स्थान पर समय के साथ डिफरेंट इकोसिस्टम की जो डेवलपमेंट है उसको समझ सकते हैं। मोर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए सभी सजीव अपने आप में कुछ मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, अडेप्टेशंस लाते हैं, जिसके कारण वो उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। तो यदि हम इकोलॉजी पढ़ते हैं तो हमें इनकी भी जानकारी मिलती है। इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, पॉपुलेशन यानी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी अर्थात जिसमें डिफरेंट पॉपुलेशंस का ग्रुप होता है। तो इसके जो इंडिविजुअल्स हैं इनके अंदर जो सजीव पाए जा रहे हैं, जो पॉपुलेशन बना रहे हैं या कम्युनिटी बना रहे हैं, तो इन सजीवों के आपस में क्या अंतर संबंध है, ये भी हमें इकोलॉजी की स्टडी से जानकारी मिलती है। कैलकुलेशन ऑफ बायो प्रोडक्टिविटी ऑफ नेचर एंड इट्स मैक्सिमम यूज इन ह्यूमन वेलफेयर, हम इकोलॉजी की स्टडी के द्वारा जो जैव उत्पादकता है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं और इसका किस प्रकार से मनुष्य के वेलफेयर के लिए यूज किया जा सकता है, यह भी हम जानकारी हासिल कर सकते हैं। कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है आजकल, हम सभी इससे परिचित हैं कि किस तरह से प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के फलस्वरूप क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं। तो इस इकोलॉजी की स्टडी जब हम करते हैं तो हम इसके कंजर्वेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में भी जानकारी हासिल करते हैं। और पोल्यूशन कंट्रोल, पर्यावरण प्रदूषण हमारे मनुष्य के लिए या हमारे पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। इकोलॉजी के अध्ययन के द्वारा हम इसके बहुत माध्यम से बहुत से कंट्रोल मेजर्स हम इसके जान सकते हैं कि किस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि इकोलॉजी का बहुत अधिक महत्व है। यदि हम इसकी जानकारी रखते हैं तो हम पर्यावरण में अपना महत्वपूर्ण रोल प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट बात आती है ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी की। इकोलॉजी की शाखाएं, तो 3 बेसिक कंसेप्ट्स के आधार पर हम इकोलॉजी को शाखाओं में बांटते हैं, जिसमें पहला है आवास के आधार पर या हैबिटेट के बेस पर। तो बेस्ड ऑन हैबिटेट्स हम इसे बांट सकते हैं फॉरेस्ट इकोलॉजी, ग्रासलैंड इकोलॉजी, डेजर्ट इकोलॉजी, मैराइन वाटर इकोलॉजी एट्सेट्रा। सेकंड कंसेप्ट हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ के आधार पर। टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ के आधार पर हम इसे 2 ग्रुप में बांट सकते हैं, प्लांट इकोलॉजी एंड एनिमल इकोलॉजी। तीसरा कंसेप्ट आता है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या संगठन का स्तर। इस संगठन के स्तर की जो यूनिट है वो या तो होती है इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म या फिर होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स के आधार पर हम इसे ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के आधार पर हम इसे सिन इकोलॉजी कहते हैं। तो ऑर्टिकोलॉजी इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए सिंगल स्पीसीज एंड इंटर रिलेशनशिप्स विद एनवायरमेंट,
इसे हम इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स भी कह सकते हैं, यानी किसी एक इंडिविजुअल का, कोई सिंगल स्पीसीज का कोई एक इंडिविजुअल, उसका एनवायरनमेंट के साथ क्या अंतर संबंध है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं तो इसे ऑट इकोलॉजी कहा जाता है। तो ऑटो इकोलॉजी, इकोलॉजी ऑफ इंडिविजुअल्स कह सकते हैं। दूसरा सिनिकोलॉजी, इंटर रिलेशनशिप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड एनवायरनमेंट एट ए पर्टिकुलर प्लेस। तो इसमें बहुत सारे सजीवों का एनवायरनमेंट के साथ किसी निश्चित प्लेस पर क्या संबंध है, तो उसे हम सिनिकोलॉजी कहते हैं। तो ये कम्युनिटी इकोलॉजी इसकी इकाई हो सकती है। तो ये थी ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी। तो 3 कंसेप्ट्स पर दी जाती है, हैबिटेट बेस्ड, टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज के बेस पर और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर। इसे हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हियरार्कियल इकोलॉजी भी कह सकते हैं, यानी सबसे जो इसका निचला स्तर है वो इंडिविजुअल से बनता है। उसके बाद जब ये ग्रुप में होते हैं एक ही स्पीसीज के इंडिविजुअल, तो ये पॉपुलेशन बनाते हैं, डिफरेंट पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाती हैं, और ये कम्युनिटी जब किस एबायोटिक फैक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करती हैं, एक सिस्टम बनाती हैं, तो उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। और ये पर्टिकुलर प्लेस पर सेम एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर जब ये रहती हैं इकोसिस्टम, तो इसे बायोम कहते हैं। और जब ये सारे इकोसिस्टम इस प्लेनेट पर रहने योग्य जीवन बनाते हैं, तब इसे बायोस्फीयर कहा जाता है। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिज्म की। ये लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन का सबसे निचला स्तर ऑर्गेनिज्म या जीव कहलाता है। तो ये यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर है, जो जीवन के सभी करैक्टर्स शो करता है, इसे हम जीव कहते हैं। तो लोएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। पॉपुलेशन, जिसमें ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका जब एक ही स्पीसीज के ऑर्गेनिजम्स का समूह होता है किसी दिए गए क्षेत्र में, तब उसे हम पॉपुलेशन कहते हैं। तो यहाँ पर एक ही स्पीसीज है, उसका समूह है, तब वो पॉपुलेशन बनाता है। कम्युनिटी, ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन ए गिवन एरिया। यहाँ पर हम इसके अंतर्गत डिफरेंट पॉपुलेशन है और उनका समूह है, तब ये कम्युनिटी कहलाता है। नेक्स्ट लेवल है इकोसिस्टम। तो ए सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन इज नोन एज इकोसिस्टम। तो यहाँ पर जैविक और अजैविक घटकों के अंतर क्रिया करने के फलस्वरूप जो तंत्र बनता है या सिस्टम बनता है, उसे इकोसिस्टम कहा जाता है। और इसका हाईएस्ट जो लेवल है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो अर्थ क्रस्ट का वो भाग जहाँ पर लाइफ या जीवन पाया जाता है, जिसमें सभी जो इकोसिस्टम है वो एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं, तो ये बायोस्फीयर कहलाता है। तो ये हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। संगठन का सबसे निचला स्तर हम सजीव को कह सकते हैं, और सबसे हाईएस्ट जो लेवल है वो बायोस्फीयर कहलाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं संगठन के विभिन्न स्तर: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम एंड बायोस्फीयर। अब हम बात करते हैं अप्लाइड ब्रांचेस ऑफ इकोलॉजी, यानी विभिन्न दूसरी शाखाएं जो जहां इसका इकोलॉजी का उपयोग किया जा सकता है। सबसे पहले फाइटोजियोग्राफी। तो फाइटोजियोग्राफी में हम स्टडी करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट स्पीसीज, यानी पादपों का जो वितरण है, किस तरह से जियोग्राफी के आधार पर विभिन्न स्थानों पर हमें विभिन्न प्रकार के प्लांट्स पाए जाते हैं, तो ये फाइटोजियोग्राफी कहलाती है। जू जियोग्राफी में हम अध्ययन करते हैं जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल स्पीसीज, यानी यहाँ पर हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं, उनका वितरण किस प्रकार से होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेशनल इकोलॉजी। तो इसमें हम स्टडी करते हैं हाउ टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन। ये जो प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे इस रिस्क को कम किया जा सकता है, ये हम कंजर्वेशनल इकोलॉजी में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इवोल्यूशनरी इकोलॉजी। इवोल्यूशनरी चेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पॉपुलेशन एंड कम्युनिटीज इन विच द ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट। तो ये जब स्टडी करते हैं तो ये हम इस ब्रांच को हम इवोल्यूशनरी इकोलॉजी कहते हैं। मैराइन इकोलॉजी, इसमें हम अध्ययन करते हैं सी, ओशंस, यहाँ पर पाए जाने वाले विभिन्न इकोसिस्टम्स का। फ्रेश वाटर इकोलॉजी, ये
लेक्स और पॉन्ड्स का अध्ययन किया जाता है। माइक्रोबियल इकोलॉजी में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इकोलॉजी की स्टडी करते हैं। फिर आती है सोइल इकोलॉजी। तो इकोलॉजी ऑफ पीडोस्फीयर, जब हम पीडोस्फीयर की इकोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो ये सोइल इकोलॉजी कहलाता है। पेलियो इकोलॉजी, रिलेशनशिप्स बिटवीन स्पीसीज इन फॉसिल असेंबलीज, जब हम इनका अध्ययन करते हैं तो ये पेलियो इकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट है जीन इकोलॉजी, जेनेटिक वेरिएशंस इन स्पीसीज ड्यू टू एनवायरनमेंट। तो इसमें हम जीन इकोलॉजी में किसी पर्यावरण के अंदर जो स्पीसीज हैं उनमें क्या जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं उसका अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट अर्बन इकोलॉजी, तो यहाँ पर स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इन अर्बन एरियाज, जो शहरी इलाके हैं वहाँ पर इकोसिस्टम का अध्ययन अर्बन इकोलॉजी के अंतर्गत आता है। रेडिएशन इकोलॉजी, इफेक्ट्स ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवित जीवों पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस के क्या इफेक्ट होते हैं, उनका कैसे डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है, सेफ डिस्पोजल कैसे हो सकता है, इस सब की जानकारी हम रेडिएशन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। स्पेस इकोलॉजी, इसके अंतर्गत रिलेशंस बिटवीन लाइफ एंड रिसोर्सेज इन स्पेस का अध्ययन किया जाता है। तो स्पेस में जीवन और कौन से उसके सोर्सेज हैं, उनके अंतर्गत क्या संबंध है, ये स्पेस इकोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ह्यूमन इकोलॉजी, इंटरेक्शंस बिटवीन मैन एंड नेचर इन डिफरेंट कल्चर, विभिन्न कल्चर्स के अंदर मैन और नेचर के बीच में क्या अंतर संबंध है, ये हम ह्यूमन इकोलॉजी में पढ़ते हैं। अब इकोलॉजी में हम देखते हैं कि जैविक और अजैविक कारकों का जीवों के साथ आपस में जो इंटरेक्शन होता है, उसका अंतर संबंध होता है, उसका अध्ययन किया जाता है। तो बायोटिक फैक्टर्स किसे कहते हैं? एनवायरनमेंट या पर्यावरण में पाए जाने वाले सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके जैविक घटक बनाते हैं। इसमें हम प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को शामिल करते हैं। एबायोटिक फैक्टर्स, ये नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट होते हैं। एयर, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, सोइल, सैलिनिटी, ये सब अजैविक घटक के अंतर्गत आते हैं। फिर बात आती है हैबिटेट की। आवास या हैबिटेट किसे कहते हैं? तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो पर्टिकुलर प्लेस वेयर एन ऑर्गेनिज्म लिव्स, या इसका घर जो है वो इसका आवास बनाता है। हैबिटेट रिलेट्स mostly to the non-living physical or chemical conditions of the area such as temperature, rainfall, salinity, sunlight and soil etc. तो अधिकतर ये नॉन लिविंग और फिजिकल कंडीशंस किसी एरिया की होती है, उन्हीं से ही रिलेटेड होता है। हैबिटेट से मिलती जुलती एक टर्म है निश, लेकिन यहाँ पर हैबिटेट के अलावा यानी फिजिकल स्पेस के अलावा हम किसी स्पीसीज का उस इकोसिस्टम में उसका फंक्शनल रोल क्या है उसका भी अध्ययन करते हैं। तो निश होती है द स्पेसिफिक रोल ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीसीज प्लेज इन द इकोसिस्टम, यानी कोई स्पीसीज किसी इकोसिस्टम में क्या पर्टिकुलर रोल निभाती है वो निश कहलाता है। इंटर रिलेशनशिप्स एंड इंटरेक्शंस आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ निश। तो किसी भी निश के अंदर अंतर संबंध और अंतर क्रियाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बड़ी जो किसी जंगल के अंदर जो टॉल ट्रीज हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को शेड प्रोवाइड करते हैं। बर्ड्स वहाँ पर उन ट्रीज के जो सीड्स हैं उनके डिस्पर्सल में भाग लेते हैं। वो जो वर्म्स हैं वो सॉइल को इरेट रखते हैं। तो इस तरह से अपना अपना रोल सभी फंक्शनल रोल सभी निभाते हैं। तो ये निश कहलाता है, यानी हैबिटेट प्लस उसके साथ उसका फंक्शनल रोल जब शामिल होता है तो इसे हम निश कहते हैं। हैबिटेट वर्सेस निश। हैबिटेट एड्रेसेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हम सिंपल अगर साधारण शब्दों में हम हैबिटेट या आवास को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि किसी ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है ये। और निश को कहें उसी भाषा में तो हम किसी ऑर्गेनिज्म का जो प्रोफेशन है वो उसका निश कहलाता है। इसमें फिजिकल स्पेस और ऑर्गेनिज्म का कम्युनिटी में क्या रोल है इसे शामिल किया जाता है। तो आज हमने इकोलॉजी की कुछ जो जनरल इंट्रोडक्शन है उसके बारे में अध्ययन किया। इकोलॉजी क्या है, पारिस्थितिकी को हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं, फादर ऑफ इकोलॉजी कौन है, इंडियन इकोलॉजी, मॉडर्न इकोलॉजी किसे कहा जाता है, उसके बाद इसका सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, और इसकी ब्रांचेस क्या हैं, अप्लाइड ब्रांचेस क्या हैं,
इन सब के बारे में आज हमने जानकारी हासिल करी। तो हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि इकोलॉजी स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विद देयर एनवायरनमेंट। तो जब हम एनवायरनमेंट के साथ जीवों का अंतर क्रियाओं का अध्ययन करते हैं तो ये इकोलॉजी कहलाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी ये हम्बोल्ट को कहते हैं, फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को, और फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी ओडम को कहा जाता है। इसकी जो ब्रांचेस हैं वो हम 3 कंसेप्ट्स के आधार पे बांट सकते हैं। पहला जैसे हैबिटेट के बेस पर, दूसरा टैक्सोनॉमिक एफिनिटीज़ के बेस पर प्लांट इकोलॉजी या एनिमल इकोलॉजी, और तीसरा संगठन के स्तर पर। संगठन के स्तर पर जब एक सजीव को लेते हैं किसी स्पीसीज का, या फिर हम ग्रुप लेते हैं, तो इसके बेसिस पर हम इसे फिर से 2 भागों में बांट देते हैं, ऑर्टिकोलॉजी एंड सिनिकोलॉजी। अब इसके साथ ही इसकी ये जो संगठन के स्तर है इसे हिरार्कियल इकोलॉजी भी कहा जाता है। तो संगठन के स्तर को हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाता है, फिर वो कम्युनिटी, और कम्युनिटी के बाद इकोसिस्टम, और इकोसिस्टम के बाद बायोम और बायोस्फीयर की ये संरचना करता है। और अप्लाइड ब्रांचेस में हम शामिल करते हैं फाइटोजियोग्राफी, जू जियोग्राफी, कंजर्वेशनल इकोलॉजी, इवोल्यूशनरी इकोलॉजी, मैराइन इकोलॉजी, फ्रेश वाटर इकोलॉजी, माइक्रोबियल इकोलॉजी, सोयल इकोलॉजी, पेलियो इकोलॉजी, जीन इकोलॉजी, अर्बन इकोलॉजी, रेडिएशन, स्पेस एंड ह्यूमन इकोलॉजी एट्सेट्रा। और अंत में हमने जाना हैबिटेट और निश के बारे में। तो हैबिटेट हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि जहाँ पर कोई जीव रहता है उस स्थान को हम हैबिटेट कहते हैं। और निश में उस फिजिकल स्पेस के साथ यदि हम उस स्पीसीज के फंक्शनल रोल को भी काउंट करें तब ये उसका निश बनता है। थैंक यू, दैट्स ऑल।